हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरा वीडियो जब भी आए, जैसे भी आए, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग वीडियो देख सको। आपके अंदर से आपको नेगेटिविटी को हमेशा के लिए निकालना है और पॉजिटिविटी को आपको अपनाना है ताकि आपके उस पॉजिटिव माइंड आपको हिम्मत दे सके कि आपको और हौसला दे सके इस जर्नी में आपको बहुत ताकत मिल सके। आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, आप प्रेग्नेंट हो सकती हो और आपके घर में भी जल्दी से नन्ही सी किलकारियाँ गूंजेगी। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप अगर अपनाओगे तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा और बच्चेदानी भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बन जाएगा। उसके बाद जब आप कंसीव कर लोगे तो आपका प्रेगनेंसी का जर्नी भी अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक परिवेश में आपके बच्चे को आप जन्म देंगी। ये जो हमारी पूरी प्रेगनेंसी है वो हमारी बच्चेदानी के ऊपर निर्भर करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसा है। अगर बच्चेदानी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसमें ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं होगा, उसका थिकनेस जो जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, तो आपका इम्प्लांटेशन वहाँ पे नहीं होगा और आपका बच्चा भी नहीं चिपकेगा। कि एंडोमेट्रियम होता क्या है, इसका क्या अहमियत है और क्या इम्पोर्टेंट रोल है आपकी प्रेगनेंसी होने से या ना होने से। तो देखिए, एंडोमेट्रियम जो होता है वो आपके यूट्रस का अंदर का लाइन होता है जो कि आपके बच्चे को इम्प्लांट करने में वहाँ पे हेल्प करता है। बच्चेदानी की जो परत होती है वो 3 परत में बनती है, यानी कि 3 लेयर में बनती है। आपने अगर आपका फॉलिकुलर स्टडी कराया है, जिसने भी फॉलिकुलर स्टडी कराया है उनके रिपोर्ट में ये लिखा हुआ रहता है कि उनके बच्चेदानी की लेयर कितनी है, 1 है, 2 है या उनका लेयर 3 बन रहा है। क्या इसके लिए कोई होम रेमेडी नहीं है जिसे इस्तेमाल करके हम हमारी बच्चेदानी की परत को बढ़ा सके, हमारी बच्चेदानी को स्ट्रॉन्ग बना सके, हमारी इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बना सके। एलोपैथी की दवाई या फिर कोई भी दवाई खाना नहीं चाहते, हम नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं। वो एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिससे यूज़ करके आप नेचुरली कंसीव भी कर पाएंगी और आपका बच्चेदानी भी स्ट्रॉन्ग होगा और इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होगा। एक सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपकी बच्चेदानी का जो परत होता है वो लाइन होता है, एंडोमेट्रियम का जो लाइन होता है वो 12 mm से 14 mm तक बनना चाहिए। अगर इससे कम बनता है तो आपके इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, आपका बच्चा वहाँ पे नहीं चिपक पाता है। चाहे आपकी ओवरी में कितनी बढ़िया एग बन रहा हो, चाहे आपकी AMH बहुत बढ़िया हो, आपका इम्प्लांटेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आपका ओव्यूलेशन सही से हो रहा हो, चाहे आपका फर्टिलाइजेशन भी हो रहा हो, आपका इम्प्लांटेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जितने दिन तक आपका एंडोमेट्रियम का लाइन पतला रहेगा, वहाँ पे थिकनेस नहीं होगा। आपका जब पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके आपके पीरियड्स खत्म होने तक, यानी कि आपका फ्लो खत्म होने तक, किसी में 4 दिन में खत्म हो जाता है, किसी में 5 दिन में खत्म हो जाता है, तो किसी महिला का 7 दिन में फ्लो खत्म होता है। तो आपके पीरियड्स के पहले दिन से लेकर आपके फ्लो खत्म होने तक आपका एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस होता है वो 4 से 5 mm तक होता है और ओव्यूलेशन तक वो 8 से 9 mm तक पहुंच जाता है। आपका एंडोमेट्रियम का थिकनेस इम्प्लांटेशन के लिए 12 से 14 mm का होना चाहिए। पहले तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हो, जो कुछ भी
फास्ट फूड खाते हो या फिर स्नैक्स आइटम खाते हो या फिर कुछ मैदे की चीज़ खाते हो या फिर कुछ ऐसे चीज़ खाते हो जिससे कि आपकी ब्लड अच्छे से नहीं बन पाता, वहाँ पे फ्लो, आपका पीरियड्स का फ्लो कम आता है और लाइन अच्छे से नहीं बन पाता है वहाँ पे। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तब तक और अच्छे चीज़ों को खाना नहीं अपनाओगे तब तक आपका रस धातु वहाँ पे नहीं बनेगा, और अगर रस धातु नहीं बनेगा तो आपका ब्लड धातु भी आपके यूट्रस में नहीं बनेगा। अगर ब्लड धातु नहीं बनेगा तो आपका लाइन भी अच्छे से वहाँ पे नहीं बनेगा। कुछ महिलाएं अपनी खाना में कंट्रोल नहीं कर पाते। जब वो खाना देख लेती हैं, अच्छा चटपटा सा खाना देख लेती हैं, जैसे मैदे का चीज़ हो गया, ऑयली चीज़ें हो गया, तब वो अपने मन को ये कह के समझा देती है कि आज खा लेती हूँ, कल से कोशिश करूँगी ना खाने की। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको आज ही उसका शुरुआत करना है। आप अगर प्रेग्नेंट होने के लिए सीरियस हैं तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़ना ही पड़ेगा, तब आपकी हेल्दी ब्लड बनेगी और आपकी बॉडी में और आपके हार्मोन्स में चेंजेस आएंगे। मैं आप लोगों को इसलिए बहुत समझाती हूँ ताकि आप लोगों में कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि इनफर्टिलिटी की दौर से जो लोग नहीं गुजरे होते हैं उनको इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और जो लोग गुजरे हैं इस फेज से, इस दौर से, सिर्फ उनको ही पता होता है कि प्रेगनेंसी अगर हम कंसीव नहीं कर सकते तो हमें कैसा फील होता है। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं और उस टिप्स के बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन बूस्ट करेगा और आपकी बच्चेदानी को मजबूत करेगा। आजकल का रहन सहन लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से हो गया है कि हम जब भी कोई भी खाना खाते हैं तो हमें जल्दी से पचता नहीं है, और अगर खाना जल्दी से पचेगा नहीं तो आपको नींद भी अच्छे से नहीं आएगी। रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हम खाना खा रहे हैं आजकल, और 1 बजे, 12:30 बजे हम लोग सो रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि ये आपकी बॉडी में कितना गहरा प्रभाव डाल रहा है। आपके हार्मोन्स को ये बहुत ही खराब कर देता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए और आपके रस धातु को बढ़ाने के लिए 1 ग्लास में 1 चम्मच सौंफ लेना है और 1 चम्मच जीरा लेना है। उसको अच्छे से वॉश कर लेना है साफ पानी में और रात में भिगा कर रख देना है। और जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आप चाहे तो उसको खाली पेट छान के पी सकते हैं, या फिर आपके पास अगर टाइम है, उतना वक्त है, तो आप उसको थोड़ा उबाल लीजिए, आप उसको पी लीजिए। डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलेगा, और अगर डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा तो आपका रस धातु भी अच्छे से बनेगा। दूसरा है आपका हीमोग्लोबिन। आपके अंदर ब्लड की अगर कमी है तो आपके यूट्रस में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा और आपको इम्प्लांटेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और वहाँ की लाइन भी अच्छे से नहीं बन पाएगी। आपकी अच्छी ब्लड सप्लाई के लिए और हीमोग्लोबिन के लिए आपको क्या खाना चाहिए? तो दिन में कम से कम 1 या 2 अनार जरूर खाना है, चाहे आप उसे जूस के फॉर्म में भी ले सकती हैं। और आपको बीटरूट का सेवन जरूर करना चाहिए। 2 से 3 आप खजूर भिगा के रखिए, उसको खाइए। आप किशमिश का भी सेवन कर सकती हैं, पर वो काला किशमिश होना चाहिए। आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल कराने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसका वहाँ पे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन कम बन रहा है, कम होता है, तब भी आपको इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें? तो देखिए, उसको बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का यूज़ करिए अपने डाइट में। आप सोयाबीन का यूज़ बहुत अच्छे से कीजिए।
आप अगर चाहे तो उसका सोयाबीन का मिल्क भी ले सकती हैं, सत्तू ले सकती हैं, चने की दाल ले सकती हैं, स्प्राउट ले सकती हैं और भी बहुत कुछ प्रोटीन की चीज़ें हैं जो आप अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं ताकि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन अच्छे से बढ़ पाए उस टाइम। एक आखिरी और लास्ट टिप्स जो आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करेगा, आपकी ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगा, आपके यूट्रस का ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगा और आपका पीरियड्स का फ्लो अगर कम आ रहा है तो फ्लो आने में भी हेल्प करेगा। पहले पीरियड से 5 दिन के बाद आपको फर्टिलिटी मसाज शुरू कर देना चाहिए। फर्टिलिटी मसाज करने का सही टाइम होता है पीरियड्स के 5 या 4 दिन से लेके जब तक, यानी कि आपका जब फ्लो बंद हो जाएगा उसी दिन से आप इसको शुरू कर सकती हैं, यानी कि पीरियड्स के 4 दिन या 5 दिन से आप इसको डेली ओव्यूलेशन तक आपको मसाज करना है। आपकी नाभि से नीचे तक यानी कि यूट्रस तक आपको मसाज करना है। थोड़ा अपने हैंड को प्रेस कीजिए और उसको मसाज कीजिए। आपको फर्टिलिटी मसाज में आप कोकोनट ऑयल भी ले सकती हैं, तिल का तेल भी ले सकती हैं, आप सरसों का तेल भी ले सकती हैं। पर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप फर्टिलिटी मसाज के लिए कैस्ट्रॉल ऑयल का यूज़ कीजिए। उसमें बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है आपके बॉडी में कैस्ट्रॉल ऑयल और आपके ब्लड सप्लाई को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। उसको आप मसाज करने के बाद आपके पास अगर हॉट वाटर बोतल है तो आप उसका यूज कीजिए। आपको मसाज करने के आप 15 से 20 मिनट तक आपके यूट्रस के पास मसाज कीजिए। आपको ये ओव्यूलेशन तक ही करना है, उसके बाद आपको ये बंद कर देना है। इम्प्लांटेशन के टाइम आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है और हल्के हल्के हाथों में आपको थोड़ा थोड़ा करके मसाज करना है ताकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से हो और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो।